हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा कंपटीशन है, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर कोई बहुत सारे आपको सेलर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे बायर्स दिखाई देते हैं और जहां पर सेलर्स के प्रोडक्ट हैं जो वो अपने आप में अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे किसी भी पेस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी भी सोप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस या इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिटरमिन होगा। इक्विलिब्रियम वही सिचुएशन जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है प्रोड्यूसर, और ऐसे सिचुएशन में वो जितना आउटपुट बना रहा है उससे सेटिस्फाई होता है, उसे ना तो कम करना चाहता है ना ही ज्यादा करना चाहता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है जो, इसमें इक्विलिब्रियम, पहले हम फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे जो कि दो हिस्सों में सेग्रीगेट किया गया है, एक शॉर्ट पीरियड का और दूसरा लॉन्ग पीरियड का। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट पीरियड का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। तो शॉर्ट रन कौन सा रन है? शॉर्ट रन वो रन है जहां पर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, और जहां पर यदि आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाकर आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, और केवल एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी तक ही आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट रन में आप फर्म की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको चेंज नहीं कर सकते। और तीन तरह की सिचुएशन यहाँ पर फर्म को देखने को मिलेंगी: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस, जो हमने पीछे मोनोपोली में भी बात की थी। तो पहले हम बात करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस सिचुएशन को कहते हैं? जहां पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में हो, यानी MC इज इक्वल टू MR हो, MCMR अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और दूसरा, इस इक्विलिब्रियम में आपका जो AR है वो ज्यादा हो आपके AC से, तो आप कहते हैं कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर आपको आउटपुट लिया गया है, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया गया है। अब हमें पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा AR कर्व बनेगा, उसके ठीक नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग MR कर्व बनेगा। एज यूजुअल कॉस्ट कर्व्स जो हैं वो यू शेप के रहेंगे। यू शेप का AC बनाया गया है और MC बनाया गया है। अब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन दिखानी है, यानी हमें पता है कि हमें क्या दिखाना है कि आपका एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और आपकी एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले रेवेन्यू कर्व्स को ड्रॉ किया है, उसके बाद कॉस्ट कर्व्स को ड्रॉ किया है। कॉस्ट कर्व्स को नीचे की तरफ ड्रॉ किया है, रेवेन्यू कर्व से, एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट को नीचे की तरफ बनाया है ताकि कॉस्ट कम रह सके। फिर MC बनाई है हमने, जो कि आपके एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट से काटते हुए जा रही है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां MR कर्व और MC कर्व एक दूसरे को काटते हैं। E पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इससे हम लाइन एक्सटेंड करेंगे नीचे और ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ यदि हम लाइन एक्सटेंड करते हैं तो हमें लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, OM हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है। ऊपर की तरफ यदि आप लाइन एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके AR कर्व को A पॉइंट पर टच कर रही है, यानी कि आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अपना एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो इधर की तरफ हम लाइन एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि वाई एक्सिस पर हम रेवेन्यू को मेजर कर रहे हैं। तो OP हमारा क्या आ जाता है? एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। और इसी OM लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? कंपैरिजन किन किन चीजों के बीच हो रहा है? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बीच। तो OM लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हम एवरेज कॉस्ट वाले कर्व से इधर की तरफ यदि लाइन ड्रॉ करेंगे तो OC हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। OP एवरेज रेवेन्यू था, OC हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई। बाकी तो ये सारा एवरेज रेवेन्यू था और कॉस्ट के नीचे का एरिया आपकी एवरेज कॉस्ट थी। तो पूरे एवरेज रेवेन्यू में से, यानी OPAM में से आपने कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दी, OCBM, तो क्या एरिया आपके पास बचा? ये शेडेड एरिया CBAP। ये शेडेड एरिया आपका क्या कहलाता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरी सिचुएशन क्या है कि हो सकता है फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी फेस करने पड़े। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा पहले तो आपका जो प्रोड्यूसर है MCMR के अकॉर्डिंग, और उसके साथ आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। डायग्राम के थ्रू आप इस चीज को देखेंगे। एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया है। अब हमें दिखाना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में हमें पता है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे, तो हम
एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना लिया। एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरीके से बनाएंगे, एवरेज रेवेन्यू कर्व को छूता हुआ, टेंजेंशियल। क्यों, क्योंकि हमें एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को इक्वल लाना है, तो टेंजेंशियल पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एसी को नीचे से काटती हुई निकल रही है। फिर हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, यानी ई पॉइंट पर जहां पर आपका एमआर और एमसी इक्वल है। लाइन एक्सटेंड करने के बाद आपको ओएम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, और इसी लाइन को जब ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये टेंजेंशियल पॉइंट को काट रही है। टेंजेंशियल पॉइंट जहां पर एआर और एसी दोनों टेंजेंशियल हैं, यानी एआर और एसी दोनों बराबर हैं। तो इधर की तरफ ये जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से आपको ओपी लेवल मिलता है। ओपी किसके लिए मिलता है, रेवेन्यू के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों ए पॉइंट पर इक्वल थी। तो ओपी एवरेज रेवेन्यू भी है ओएम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, और ओपी एवरेज कॉस्ट भी है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, नॉर्मल प्रॉफिट की। फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे तीसरी सिचुएशन की, वो है मिनिमम लॉस की। मिनिमम लॉस या लॉस की सिचुएशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम में जब प्रोड्यूसर होता है और उसका एवरेज रेवेन्यू कम रह जाता है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो आप कहते हैं कि वो लॉस की सिचुएशन को फेस कर रहा है। लेकिन यदि उसका एवरेज रेवेन्यू इतना ही है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर रहा है, तो आप कहेंगे कि वो मिनिमम लॉस के सिचुएशन में है, क्योंकि ऐसे ही कंडीशन में उसको किसका लॉस हो रहा है, फिक्स कॉस्ट का लॉस, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट दोनों को मिलाकर बनती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। और हमने कहा कि एवरेज रेवेन्यू केवल इतना हो जहां पर वो केवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाए, तो ऐसे में हमें लॉस किस चीज का होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का होगा। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का लॉस मिनिमम लॉस इसलिए भी कहलाता है क्योंकि जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है एवरेज रेवेन्यू से, वहां पर प्रोड्यूसर की मर्जी है कि वो चाहे तो आउटपुट को लगातार बनाता रहे, या वो चाहे तो वहां पर जाकर आउटपुट का प्रोडक्शन बंद कर सकता है। और यदि आपका जो प्रोड्यूसर है आउटपुट का प्रोडक्शन बंद भी करता है, तो भी जो प्लांट और मशीनरी थी उसमें उसके पैसे लग चुके हैं, तो फिक्स कॉस्ट का लॉस तो उस सिचुएशन में भी उसे देखने को मिलेगा। डायग्राम में हम इस चीज को समझते हैं, एक्स एक्सिस पर वही आउटपुट, इसी चीज को हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। वही एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है, वाई पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाया है, ठीक उसके नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाया है। अब हमें सिचुएशन दिखानी है लॉस की, और वो भी कैसे, लॉस की, मिनिमम लॉस की। हमने कहा जहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू केवल आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने में सक्षम है, वहां पर प्रोड्यूसर को मिनिमम लॉस फेस करना पड़ता है। तो हम एवरेज रेवेन्यू को टेंजेंशियल क्या बनाएंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और उसके ऊपर क्या बनाएंगे, एवरेज कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो समेशन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट का, तो वो ऊपर की तरफ बनेगी। इनको नीचे से काटती हुई एमसी ड्रॉ करी हमने, और ये एमसी एमआर कर्व को यहाँ पर ई पॉइंट पर काट रही है, तो ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। ऊपर और नीचे की तरफ हमने लाइन एक्सटेंड कर दी है। नीचे की तरफ लाइन एक्सटेंड करने से ओएम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है हमें। जब हम ऊपर की तरफ इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है किस कर्व को, एआर कर्व को, और दूसरा एबीसी कर्व को, क्योंकि ए पॉइंट पर एबीसी कर्व और एआर कर्व दोनों एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं, छूते हैं। तो यहाँ से इधर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ करी तो ओपी लेवल आया, किस चीज का, रेवेन्यू का भी और कॉस्ट का भी। कैसे रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। और ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर इक्वल है। आपको लॉस किस चीज का हो रहा है, ऊपर की तरफ यदि इसी लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट कितनी है, एन से पॉइंट ड्रॉ करोगे तो ओ सी आपकी क्या है, एवरेज कॉस्ट, ओसी एवरेज कॉस्ट है। और दूसरा आप बात कर रहे हैं एवरेज रेवेन्यू कितना था, ओपी। तो एवरेज रेवेन्यू आपका कम है और एवरेज कॉस्ट, टोटल जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा है। ऐसे में ये जो शेडेड एरिया है ये आपकी किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस की। और क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि आप पी पॉइंट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं और आपका इतना ही एवरेज रेवेन्यू है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए पॉइंट पर जब आप बात करते हैं तो ए पॉइंट पर आप बात करते हैं कि आपको मिनिमम लॉस हो रहा है। तो यहाँ जहां एवरेज कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, उसके बीच का जो ये शेडेड एरिया है ये आपकी लॉस की सिचुएशन दिखाता है।
कैसे लॉस की सिचुएशन दिखा रहा है? ये मिनिमम लॉस की सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ ए पॉइंट पर कवर हो गई है, लेकिन एवरेज कॉस्ट एन पॉइंट पर कवर नहीं हो पा रही है। यानी एन ए क्या है? डिफरेंस है किस किस के बीच का? एवरेज कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, इन दोनों कॉस्ट का उसके बीच का। और एवरेज कॉस्ट माइनस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एन ए आपका क्या है? फिक्स कॉस्ट का लॉस, जो कि आपका मिनिमम लॉस कहलाता है। फिर हम बात करते हैं कि लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। देखिए, लॉन्ग रन की जब आप बात करते हैं तो लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें पूरी तरह से फर्म अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिमांड के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकती है। तो ऐसे में जब प्रोडक्शन कैपेसिटी एडजस्ट की जा सकती है, नई फर्म्स मार्केट में एंटर कर सकती हैं, इजीली एग्जिट कर सकती हैं, तो जो सिचुएशन देखने को मिलती है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में वो नॉर्मल प्रॉफिट की होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स हैं। यदि किसी तरह का कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो लॉन्ग रन में नई फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाएंगी, और लॉस हो रहा है तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो मार्केट को छोड़ जाएंगी। साथ में जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो भी अपने आउटपुट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकती हैं। तो इस कारण से आपको जो सिचुएशन लॉन्ग रन में देखने को मिलेगी वो नॉर्मल प्रॉफिट की देखने को मिलेगी। नॉर्मल प्रॉफिट को हमने शॉर्ट रन में भी समझा था, लॉन्ग रन में भी हम इसको देखेंगे। तो लॉन्ग रन में जब आप बात करते हैं आउटपुट एक्स एक्सिस पर, वाई पर रेवेन्यू और कॉस्ट, AR कर्व बना लिया, MR कर्व बना लिया। सिमिलर आपका जो शॉर्ट रन के लिए डायग्राम बना था वैसा ही डायग्राम नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपका लॉन्ग रन का बनेगा। फर्क क्या आ जाएगा कि अब आप लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व दिखाएंगे और लॉन्ग रन की ही मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिखाएंगे। तो अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन दिखानी है, आपको पता है कहाँ होगी, जहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं। इसीलिए LAC बनाया जो कि टेंजेंट करता हो AR कर्व को। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बनाया? MC कर्व बना लिया, LMC। ये LMC MR को E पॉइंट पर काट रहा है, इस लाइन को ऊपर नीचे एक्सटेंड कर देंगे। नीचे से हमें लेवल ऑफ आउटपुट मिल गया OM, और ऊपर से हमें इस पॉइंट से अगर इधर की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें रेवेन्यू और कॉस्ट मिल जाता है, क्योंकि A पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के टेंजेंशियल है, मतलब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हैं। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू भी OM लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए कितना है? OP, और एवरेज कॉस्ट भी कितनी है? OP। तो जहां पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम में, वहां पर कैसे सिचुएशन होती है? नॉर्मल प्रॉफिट्स की। देखिए, हमने मोनोपोली मार्केट की बात की थी, फिर आज हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। जब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों कंपटीशंस की बात करते हैं आप, तो दोनों में आपको किस तरीके के AR और MR कर्व देखने को मिलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन एक बात यहाँ समझने लायक है, जब आप मोनोपोली की बात करेंगे तो आपको लेस इलास्टिक AR और MR कर्व मिलेंगे, और जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे तो मोर इलास्टिक AR और MR कर्व मिलेंगे। लेस इलास्टिक कर्व्स हैं इसीलिए ये स्टीप कर्व्स हैं, खड़े हुए कर्व है, और ज्यादा इलास्टिक है इसीलिए या फ्लैटर या पड़े हुए कर्व है। तो ये डिफरेंस होगा जब भी आप AR और MR ड्रॉ करेंगे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। यहाँ पर लेस इलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी कम है, यहाँ पर ज्यादा इलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है। इलास्टिसिटी क्या था? इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे हम कहते हैं। अब ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, हम पहले वाली वीडियो में भी इस बारे में बात कर चुके हैं, और लेस देन 1 भी हो सकती है। जब आप ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? ग्रेटर देन 1 में क्या होगा? इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, सपोज 4, नीचे वाला डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, सपोज 2। 4/2 इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसे में क्या होगा? ऊपर वाला ज्यादा है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, चेंज इन प्राइस कम है। अगर लेस देन 1 होगी इलास्टिसिटी तो उल्टा हो जाएगा, चेंज इन डिमांड कम होगी और चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा। और हमने कहा कि इलास्टिसिटी कम है यानी लेस देन 1 है, कैसे कंपटीशन में? मोनोपोली कंपटीशन में। और इलास्टिसिटी ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1 है, कैसे कंपटीशन में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब यही चीज डायग्राम में भी दिखाई गई है, यानी कि जैसे ही प्राइस में चेंज आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा,
और मोनोपोली में प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा उल्टा, और क्वांटिटी में चेंज कम आएगा। मान लीजिए सेम लेवल ऑफ प्राइस हम चेंज कर रहे हैं, जो कि मैंने डायग्राम में दिखाया है यहाँ, तो उसमें चेंज आने के कारण मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्वांटिटी डिमांड में आपको ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, जबकि मोनोपोली में आपको क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज देखने को मिलेगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं ए लेवल आपका कोई पहले क्या था, प्राइस का, मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू से आपने देख लिया आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ओडी, और यहाँ कितना प्रोड्यूस हो रहा था, ओएफ। अब जैसे ही आप प्राइस को बढ़ा देते हैं, बी लेवल कर देते हैं, मतलब सेम लेवल ऑफ चेंजेस आए इन प्राइस मोनोपोली के लिए भी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए भी, लेकिन जैसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उतना प्राइस चेंज होगा, वैसे ही आउटपुट ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ सी पर आ जाएगा। तो चेंज इन आउटपुट कितना होगा, CD। किस चीज में चेंज के कारण, AB प्राइस में चेंज के कारण। जबकि आप मोनोपोली में इस चेंज को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ाकर B किया, वैसे ही आपका आउटपुट रिड्यूस हो गया, F से E हो गया, लेकिन ये जो आउटपुट में चेंज है EF, ये कम है, और ये जो आउटपुट में चेंज है CD, ये ज्यादा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेम प्राइस चेंज होने के कारण आपको क्वांटिटी में चेंज ज्यादा देखने को मिल रहा है बजाय कि मोनोपोली के। इसीलिए मोनोपोली में जो कर्व्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो AR-MR कर्व है उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। केवल इतना ही डिफरेंस है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के, जब आप डायग्राम बनाएंगे इक्विलिब्रियम के लिए, बाकी तो सेम ही डायग्राम्स बनेंगे, चाहे आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, चाहे आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, चाहे आपको लॉस की सिचुएशन दिखानी है। बस मोनोपोली के कर्व थोड़े से स्टीप होंगे और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR और MR कर्व आपके थोड़े फ्लैट होंगे।